हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने डायरेक्टली एक बुक से लिया है, जिसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th के लिए है ये पेपर 3 आवर्स का होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 मिलते हैं। सेक्शन 80 में 20 MCQ होते हैं, जिनमें से 18 तो नॉर्मल MCQ, और जो 19th और 20th क्वेश्चन होता है वो असर्शन रीजनिंग का होता है। फिर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में होते हैं हमारे पास 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो गया। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, हाउएवर इंटरनल चॉइस गिवन होती है क्वेश्चंस में। ये सारा जो मैंने बोला अभी ये इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। क्लियर। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो एक बार जो वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप इसको देखो ध्यान से, और एक बार समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर। लिख लो जिसको नहीं पता। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर। ए और बी दो ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है। मतलब ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है। हमें पता लगाना है ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी गई है, तो मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिख रखे हैं। देखो 1 से लेके 8 तक यहाँ पे लिख रखे हैं, फिर 9 से 13 तक यहाँ पे लिख रखे हैं। अब 1 जो है वो तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो इसको बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और यहाँ पर बात करी गई है प्राइम फैक्टर की। 1 प्राइम नंबर होता नहीं है इसलिए। अब देखिए 2 जो होता है उसका प्राइम फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, 2 ही निकलेगा। 3 के प्राइम फैक्टर 3 ही निकलेगा। 4 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 निकलेगा। हालांकि 4 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स की बात करी जा रही है। 4 का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। 5 का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 ही होता है। 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 6, लेकिन प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 ही होते हैं। सिमिलरली 7 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 7, 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं सिर्फ 2 और 2 ओनली। अदरवाइज़ वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, लेकिन प्राइम फैक्टर ऑफ 8 में सिर्फ 2 ही आता है। 9 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 3 होंगे। 10 के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 5 10, लेकिन 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होते हैं। ओके। 11 का सिर्फ 11 होगा, 12 का 2 और 3 होगा, एंड सो ऑन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा प्राइम फैक्टर होता क्या है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3। ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कहाँ है, 3। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 कहाँ पे नज़र आ रहा है, 3 यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 प्राइम फैक्टर किसका है, 3 का ही है। तो क्या हम इसको ए नहीं बोल सकते कि ए की वैल्यू 3 है, क्योंकि ए एक ऐसा नंबर है 3 जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3। क्योंकि ए की तो प्राइम फैक्टर है 3 का, 3 ही है, तो लीस्ट भी तो वही हुआ। सिमिलरली लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज़ 5। एक ऐसा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, जब हम प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट बना दें तो उनमें से जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हो वो 5 हो, तो ये 5 ही तो हो जाएगा, ये वाला 5। क्योंकि b इज इक्वल टू 5, 5 एक ऐसा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर 5 ही है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर बताओ a प्लस बी का। अब a प्लस बी कर दो, a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 का प्राइम फैक्टर देख रहे हैं आपको, वो भी लीस्ट वाला। तो 8 के प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो 2 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 8। क्लियर हो गया इतना। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपके सामने, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लें प्रोडक्ट का तो एक रैशनल नंबर आ जाए। क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात बोली गई है इनमें से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही कोई एक होगा, तो बारी बारी हम 1200 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनसे। सबसे फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में 1200 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 3 से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, जब हम उसको 1200 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 12 3 36, तो 3600 हो गया। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होने के बाद जो भी आंसर आया उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लो इसका, 60 आ जाएगा। इज़ अ रैशनल नंबर, तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 3 से
तो ये बन रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर आ चुका है 60। अब 3 से छोटा नंबर हमारे पास 2 है और 1 है। 5 ले नहीं सकते क्योंकि 5 फिर 3 से बड़ा नंबर हो गया। एक बार 2 भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो 1200 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा √2400। तो ये हो जाएगा 10√24, और √24 एक इरेशनल नंबर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1200 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका रूट ले लें तो फिर से आ जाएगा 10√12, और √12 एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। जीरोज़ बताने हैं इसके। आपको लगेगा सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपका आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो मैं बताने वाला हूँ तो आप कमेंट करके बताइए सर आपका आंसर जो आपने बोला है वही मेरा भी आया है। मान जाऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में ही बहुत लाजवाब है। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है और मेथड भी बिल्कुल सही है, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही है, आपको सब कुछ समझ में आ रही है चीज़ें अच्छे से। ठीक है, आई होप अब तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करा ही होगा। अब मैं बता देता हूँ ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं। x² + 99x + 127, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन में जीरोज़ पूछ रहा है, तो जीरोज़ पूछ रहा है, इसके लिए वो इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और x की वैल्यूज़ निकालते हैं। जो भी 2x की वैल्यू आएगी वही इसके जीरोज़ होंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की बच्चे कोशिश करते हैं, जो कि हो नहीं पाती। फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, x इक्वल टू -b + (√b² - 4ac/2a)। ये फार्मूला लगा देते हैं। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -99 + (99 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 127/2a, तो 2 × 1। क्लियर हो गया इतना। फिर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -99 + अब 99 का स्क्वायर होता है 9801, -4 और 127 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 508/2। अब ये हो जाएगा -99 ± 9801 में से 508 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 9293/2। यहाँ तक आप लोग कर लोगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप कर लोगे यहाँ तक, मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। फिर इसके बाद -99 ± फिर आप अटक जाओगे यहाँ पे कि 9293 का रूट क्या लें। रूट निकालना आपको आता नहीं, और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है कि आप इसका रूट निकाल लो फैक्टराइजेशन से। ठीक है, सपोज़ फिर भी मान लिया कि आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आता है ईजीली, और आपने इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल ली 96.4। फिर भी मैं बता रहा हूँ आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाओगे इसका, लेकिन फिर भी निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, निकाल लिया। 96.4 आ गया अब आपका। अब देखो इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, पहली आएगी -99 + 96.4/2, दूसरी वैल्यू आएगी x की -99 - 96.4/2। क्लियर हो गया इतना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1.3, दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 97.7। तो आप देख रहे हो जो दोनों ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ज़ीरोज़ आर नेगेटिव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप खुद बताना, दिल पे हाथ रख के सच बताना। देखो भाई, क्या आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट अटैम्प्ट किया था? क्या आपकी ये दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई थी -1.3 और -97.7? नहीं आई थी, मेरे को पता है। फिर भी कोई ना कोई बच्चा तो होगा डेढ़ शाना जिसका आया भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम अच्छी ट्रैक पे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन इससे ईजी, इससे शॉर्टकट तरीका मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। इतनी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं उसमें, उसमें बस कंसेप्ट लगाना है। पहले तो उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया? ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इस पर। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, इसको हटा देता हूँ पहले। देखो इसको हटा देता हूँ। ओके, अब आपको पता है कि जो दो ज़ीरोज़ हमें निकालने होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। -b कितना हो जाएगा -99/a। a कितना हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -99 आ चुका है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। c कितना है यहाँ पे
127, और ए कितना है यहाँ पे, ए है 1, तो 127/1 जो कि एक पॉजिटिव नंबर आया। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दो ऐसे ज़ीरोज़ हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करा जा रहा है तो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, और जब उनको प्लस करा जा रहा है तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर तभी आता है जब या तो ये दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आते हैं, या फिर ये दोनों नंबर पॉजिटिव ही हों, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव ही आएगा ऑब्वियसली। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और पॉजिटिव आंसर आ गया? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नंबर क्या होने चाहिए, नेगेटिव। तो इस बात से हमें ये पता चल चुका है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा हैव सेम साइंस, आइदर बोथ आर पॉजिटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, और बोथ आर नेगेटिव, या फिर दोनों ही क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो गया इतना? अब इसके दो केस बन गए, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। सपोज दोनों पॉजिटिव है मान लिया, तो अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनको प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस करके 5 आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव। 10 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को प्लस करके 25 आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं तो उनको प्लस करके भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हमने अभी देखा कि अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब दोनों ज़ीरोज़ क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 और -3, हम अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आएगा -2 -3 जो कि -5 आएगा। तो सम तो नेगेटिव आ रहे हैं, और साथ ही में इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और -3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब पक्का ये 100% कन्फर्मेशन मिल चुकी है हम लोगों को कि बोथ ज़ीरोज़ आर नेगेटिव। और ऑप्शंस में हमसे यही तो पूछा गया था कि ऑप्शंस देखिए अब एक बार, कि जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव होंगे या दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या बोथ इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ नेगेटिव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ अभी के अभी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताओ आपको मेथड 1 अच्छा लगा या मेथड 2 अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको पहले मैं लेके जाता हूँ पेंट पे। क्वेश्चन में बोला गया है nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 129। तो AP हमें गिवन है, AP है -1, -4, -9, -14 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म हमें 129 दे रखी है, और हमसे बोला गया है ये nth टर्म है और हमें n की वैल्यू पता लगानी है। an का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। a कितना है, a है -1, n हमको पता नहीं है, d हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 4 माइनस, फिर फर्स्ट टर्म कितनी है, -1। 4 माइनस -1 हो जाएगा 4 + 1 जो कि 5 होता है। लास्ट टर्म दे रखी है 129। इस -1 को अगर मैं लेफ्ट में लेके चले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 130 इक्वल टू n - 1 टाइम्स 5। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है n - 1 के साथ, तो 5 लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड में चले जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, तो n - 1 की वैल्यू आ गई है 26। यहाँ से n की वैल्यू आ चुकी है 27। सो द करेक्ट आंसर इज़ n इक्वल टू 27 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया इतना? फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से, जल्दी फटाफट। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्राई करिए अब तब तक क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डैश एंड डैश इज़ 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, सपोज एक पॉइंट दे रखा है 4, p, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, 0, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 5। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 - p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, और 1 - 4 होता है -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 0 - p होता है -p, -p का स्क्वायर करेंगे तो p² ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। p² की वैल्यू आ जाती है 25 - 9 जो कि हो जाएगा कितना, 16। p² की वैल्यू आ चुकी है 16। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी जनता बोलेगी p की वैल्यू होगी 4,
ये बोल रहे हो, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? p की पावर है 2, और p की जितनी भी पावर होगी या किसी भी वेरिएबल की जितनी भी पावर होती है उसकी उतनी वैल्यूज़ फाइंड करी जा सकती है। यहाँ पे p का स्क्वायर है तो p की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी +4, एक आएगी -4। क्लियर हो गया इतना? +4 और -4। सो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सो फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। इसको दोबारा ले आता हूँ, ये अच्छे से नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से रखें। पहला पॉइंट है m, -n, दूसरा पॉइंट है -m, n। हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछ रहे हैं। लेटर से दिस पॉइंट इज़ a, दिस पॉइंट इज़ b। ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - x1, x2 की जगह -m, फिर माइनस तो आता ही है, फिर x1 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -m हो जाएगा, ये कितना -2m, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। n और n मिलके 2n हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर होता है 4m², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4n²। पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है रूट के अंदर, तो अंदर हो जाएगा m² + n²। अब रूट ले लो 4 के ऊपर भी, रूट ले लो m² + n² के ऊपर भी। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे, मेरे को पता है कि ये प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है, याद रखना। अगर बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है तो कभी भी रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। सपोज़ ये ऐसा होता तो इसका आंसर हो जाता है mn। ये तो सही होता है, लेकिन अभी क्या केस है? अभी ऐसा केस है m² + n² के ऊपर रूट, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ ही छोड़ना पड़ेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट m² + n²। तो ये आंसर हो गया है 2 टाइम्स अंडर रूट m² + n²। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, ये ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O और एंगल POQ दे रखा है 110 डिग्री, एंगल POQ इज़ 110 डिग्री, ये रहा। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल PTQ। लिख लो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो, एंगल PTQ, हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। पपलू क्वेश्चन है, पपलू, एक नंबर का पपलू क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा ये। सेम क्वेश्चन आपका NCERT में भी है और उसमें आप लोगों ने सीखा है कि सेंटर पर जितना भी एंगल बनता है और एक्सटर्नल पॉइंट पर जितना भी एंगल बनता है, ये दोनों एंगल्स हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x मान लिया तो 110 + x इक्वल हो जाएगा 180 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री। कुछ बच्चे होंगे नहीं सर हमें तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से बताओ सर, प्लीज़ बताओ ना सर, बताओ। तो देखिए सुनिए, अगर आप सोच रहे हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो हमको पता है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 और 90 और 110 और x, इन चारों को प्लस करके भी कितना आएगा? 360 ही तो आएगा। तो 90 और 90 तो वैसे ही 180 हो गए। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, शायद ऐसे समझ में ना आए। तो 110 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस x विल बी इक्वल टू 360। 90 और 90 180 हो गया, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू, इस 180 को मैं राइट में लेके चले गया तो माइनस में हो गया, फिर से कितना आ गया? 180। फिर सेम नहीं हो गया? ध्यान से देखो कि 110 प्लस x इक्वल टू 180, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180
माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए आप लोग, करो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 वर्टेक्स दे रखी हैं। तो ए दे रखा है हमारे पास 4 कॉमा -2, बी दे रखा है 7 कॉमा -2 और सी दे रखा है 7 कॉमा 9। और ट्राइंगल हो सकता है दिखने में ऐसा हो सकता है ऐसा हो, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, कैसा भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल दिखने में कुछ ऐसा है, ए बी सी। सबसे पहले आप निकालो ए बी, ए सी और बी सी तीनों की वैल्यू। ए बी, बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू निकालो। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, लिख लो, अगर ए बी इक्वल हो जाता है बी सी के और ये इक्वल हो जाता है सी ए के, तो ये ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है बी सी के, तब ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि वन पेयर ऑफ साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे पेयर ऑफ साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाता है ए सी के स्क्वायर के, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर इक्वल हो जाता है ए सी के स्क्वायर के, या फिर सिमिलरली मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल हो जाता है, या फिर एक और पेयर जो बनेगा हमारे पास, तब उस केस में हम बोल पाएंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसीलिए ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ऐसा हो जाता है तो, फिर एक और केस है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होता है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दोनों सेटिस्फाइड हो गई तो हम बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, साथ में वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। क्लियर हो गया इतना? तो अब क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। और उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। कौन से 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, और एक होता है 8 15 और 17। ये 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट बार बार पूछे जाते रहते हैं, एनसीईआरटी में भी, सैम्पल पेपर्स में भी ये 4 मेनली पूछे जाते हैं हर जगह। अब वापस आ जाते हैं इस पर और ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा बोलो? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2, ये तो मैंने इधर लिख दिया है। फिर माइनस का साइन, अब लिखना है मेरे को -2, लेकिन माइनस तो पहले से ही था, तो ये रहेगा +2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया √9, और √9 इक्वल होता है 3 के। ए बी कितना आ चुका है? 3। अब बी सी देखिए, बी सी में भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 माइनस -2, तो हो जाएगा 9 + 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 7 में से 7 गया 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस 9 + 2 होता है 11, 11 का स्क्वायर लिख दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 11 आ गया है। सिमिलरली अब निकाल लो आप सी ए फटाफट से, सी ए निकालो। सी ए तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या दे रखा है? 9 माइनस -2, तो 9 + 2 कितना हो गया? 11, 11 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 9 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 130, रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। तो √130 आ चुका है हमारे पास सी ए की वैल्यू। अब एक बात बताओ, क्या तीनों जो साइड्स आई हैं वो इक्वल आई है? ए बी आया था 3, बी सी आया था 11 और थर्ड साइड आई है सी ए, तीनों तो इक्वल है नहीं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये पक्का नहीं है। फिर क्या दो साइड्स भी इक्वल आई हैं? तो ये आइसोसेलेस भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या वो √130 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, तो ये तो इक्वल टू 130 आ ही गया। इसका मतलब ये पक्का कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। पक्का कैसा ट्राइंगल है? ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सपोज़ आपसे ये पूछ लेता कि कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो कैसे करते हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, सपोज़ ऐसा पूछता, तो अभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, लेकिन
कभी ऐसा आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, ये बोल दे 3 ये 4 ये 5, तो हमको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। सेम कहानी यहाँ पे है, 9 और 121 को प्लस करके 130 आ रहे हैं ना। इसका मतलब कि जहाँ पर 3 है और जहाँ पर 11 है, इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो पक्का कितना होगा, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा रूट 130। अब चेक करो 3 कहाँ पर आया था, 3 आया था ए बी में, और 11 कहाँ पे आया था, बी सी में, तो एंगल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इस क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, एंगल बी भी 90 डिग्री दे रखा है, और ओ बी दे रखा है 4.5। ओ बी ये दे रखा है 4.5, और ओ ए दे रखा है 6। ओ ए ये हो गया 6, और ए पी दे रखा है 4, ये दे रखा है 4, और हमसे पूछ रहा है क्यू बी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। देखो पपलू क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी पपलू क्वेश्चन। सब बोलो कैसा क्वेश्चन है, पपलू क्वेश्चन। देखो भाई, हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे पता, एक तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ बी क्यू एंड ट्रायंगल ओ ए पी, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल ए भी 90 डिग्री, तो रीजन हो जाएगा ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए पी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। मतलब पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर, पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर, इक्वल टू सेकंड थर्ड लेटर अपॉन सेकंड थर्ड लेटर, मतलब कि बी क्यू अपॉन ए पी। और ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट थर्ड लेटर अपॉन फर्स्ट थर्ड लेटर, मतलब ओ क्यू अपॉन ओ पी की। अब देखिए किस किस की वैल्यू हमें पता है। ओ बी की वैल्यू पता है 4.5 है, ओ ए की वैल्यू पता है हमको 6 है, बी क्यू हमको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क, और ए पी हमको पता है 4। और ये वैल्यूज़ हमको पता नहीं है तो इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 6 इक्वल टू बी पी नहीं बी क्यू अपॉन 4। पॉइंट हटाया तो इधर 0 आ गया। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, और 4 से 4 कैंसिल ऐसे हो जाता है, जिसको नहीं पता ऐसे हो जाता है। तो बी क्यू की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर, बी क्यू की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता नहीं बार बार आज वीडियो क्यों निकल रहा है मुँह से, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज इतनी वीडियोस बना चुका हूँ मैं। ये थर्ड वीडियो है, सोचो आज 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, अभी थर्ड वीडियो है, कुछ भरोसा नहीं मैं चौथी भी बना दूँ। ठीक है, बस इसी तरीके से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों की हेल्प करिए, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। अगर इस टाइम तक भी आप टिके हुए वीडियो पे, मतलब आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ना जानते हो और पढ़ भी रहे हो। ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन कौन पढ़ रहा है, अपना नाम लिखो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछे जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 तो 7 का स्क्वायर 49, और हाइट दे रखी है कितनी 10। 7 7 ज़ा 49, 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 154 और बाद में 0, तो 154 और बाद में 0 मतलब 1540 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11
इफ़ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स with radius r1 and radius r2 is equal to circumference of a circle of radius r, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस की बात करी जा रही है, याद रखना, रेडियस की बात नहीं करी जा रही। इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r1, इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r2, और क्वेश्चन में बोला गया इसको हमें क्या करना है, सम का मतलब प्लस कर दो, ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई r के। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा r1 प्लस r2, इधर आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर आ चुका है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं थोड़ी देर पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। पपलू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, करो क्वेश्चन नंबर 12 करो ट्राई। मैं पानी पी लेता हूँ यार, तब तक बोलते बोलते बहुत थक जाते हैं। पानी की बोतल नहीं है क्या इधर? ओहो, पानी की बोतल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, उठ के जाना पड़ेगा, पढ़ाई लेते हैं फिर थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज़ 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, डायमीटर का आधा, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ़ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगेंगे अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 132 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 132 किलोमीटर। ओके, देखो भाई, सपोज़ ये एक रोड है और ये जो व्हील है ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद ये व्हील वापस इधर आ जाएगा। सपोज़ ये पॉइंट बी था, घूमने के बाद पहले ये बी कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, घूमते घूमते ऐसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बी वापस नीचे आ जाएगा। तो इसने ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ। इसने ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना सर्कमफ्रेंस था व्हील का, जितना भी सर्कमफ्रेंस था व्हील का उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितने चक्कर लगे व्हील के, एक चक्कर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी एक चक्कर लगता है, 1 रिवॉल्यूशंस होते हैं व्हील के, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है 2 पाई आर। अगर 2 रिवॉल्यूशन होते हैं व्हील के सपोज, तो 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर 3 रिवॉल्यूशन होते हैं व्हील के, तो 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सिमिलरली अगर 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 n रिवॉल्यूशंस होते हैं तो 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन n रिवॉल्यूशंस इज 2 पाई आर एन। नोट बना के लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन n रिवॉल्यूशंस इज 2 पाई आर एन, इज 2 पाई आर एन। क्लियर इतना? पॉज भी कर सकते हो बीच बीच में वीडियो जब लिखना हो तो। वापस आ जाते हैं इस पर। तो अभी हमने देखा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बाय अ व्हील इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एन। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ़ कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे। तो एन का फार्मूला हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील अपॉन 2 पाई आर, है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको दे रखा है 132 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 132 किलोमीटर। अपॉन में 2, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, तो वो जो अपॉन 7 है नीचे वाला वो ऊपर चले गया। और हमें आर रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। लिख लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 फिर 5 बार 0 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, 132 इंटू 7 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को ही कैंसिल कर दो, ख़त्म, गेम ओवर। देखो अब आगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 12। एक मिनट कुछ गलत हो गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, फिर से 44 होना चाहिए था, मतलब है 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, 44। 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44, ऊपर भी 44, ये भी कैंसिल हो गया,
कितने ज़ीरो बच गए ऊपर? 5 ज़ीरो। इसका मतलब आंसर हो गया 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 1,00,000 चक्कर लग चुके हैं व्हील के। इसका मतलब ये होता है 1,00,000 चक्कर लग चुके हैं व्हील के। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1,00,000 चक्कर लग चुके हैं। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पपलू क्वेश्चन, इट इज़ वेरी पपलू क्वेश्चन, रिमेंबर, ओके। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? इट इज़ वेरी पपलू क्वेश्चन। पपलू क्वेश्चन, देखो भी इधर आ गया। ट्राई करो तब तक तुम, टेबल बना लो फटाफट से। ये रहा, ठीक है। अब आ चुका है क्वेश्चन अच्छे से, ओके। अब देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि अपर लिमिट बतानी है किसकी? मीडियन क्लास की। तो सबसे पहले हमें इसमें टेबल बनानी चाहिए, और टेबल बनेगी कुछ ऐसे। क्लास इंटरवल इधर लिख दो, इधर लिख दो फ्रीक्वेंसी, इधर लिख दो CF, और टेबल बनाओ इधर अच्छे से। टेबल बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 से 5। दूसरे कलर से बनाता हूँ, 0 से, अरे दूसरा कलर नहीं आ रहा, अब आ गया। 0 से 5, फिर 6 से 11, फिर 12 से 17। लेकिन अगर जब आप ऐसे बनाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो क्लास इंटरवल है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ये क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ध्यान से देखो, इस 5 और इस 6 में कितने का गैप आ रहा है? 1 का। उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो। 6 और 5 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 1। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 0.5। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट हैं उन सब में 0.5 प्लस कर देना है, और जितने भी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट हैं उसमें 0.5 को माइनस कर देना है। जिसको समझ में नहीं आया नोट करके लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ईच consecutive class interval, of each consecutive class interval. The difference is of 1, so we will add 0.5 in upper limits. So we will add 0.5 in upper limits and subtract 0.5 in lower limits and subtract 0.5 in lower limits. अब देखो आगे की कहानी देखो। जब 0.5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोअर लिमिट्स में से, तो 0 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये माइनस में चले जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया 0 से 4 पॉइंट, और इसमें अपर लिमिट में प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5। ऐसे 0 में भी हमें 0.5 माइनस करना था, लेकिन वो फिर नेगेटिव में चले जाता, वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने 0 से ही कर दिया। और 5 में 0.5 प्लस कर दिया तो 5.5 आ गया। अब 6 to 11 है नेक्स्ट क्लास इंटरवल। 6 में 0.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। और 11 में 0.5 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 11.5। 12 से 17 है नेक्स्ट वाला। 12 में 0.5 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 11.5। और 17 में 0.5 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 17.5। 18 में 0.5 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 17.5। 23 में 0.5 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 23.5। 24 में 0.5 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 23.5। 29 में 0.5 प्लस कर दो तो हो जाएगा 29.5। क्लियर हो चुका है इतना? फ्रीक्वेंसीज इसकी लिख लेते हैं हम। 13, 10, 15, 8, 11। जो यहाँ पर वैल्यूज़ थी वही लिखी है मैंने इधर, ठीक है। अब निकालते हैं CF। मीडियन क्लास के लिए हम क्या निकालते हैं? CF निकालने का क्या तरीका होता है देखो। सबसे पहले सेम लिख दो फ्रीक्वेंसी जो भी लिखी हुई है, फिर डायगनली प्लस करते रहो। 13 + 10 कितना हो जाएगा? 23। 23 + 15 कितना हो जाएगा? ये 38। 38 में 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 46। 46 में 11 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 57। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब जो भी, अच्छा एक और कुछ बचा है क्या हमारा? नहीं। जो भी हमारा लास्ट निकलता है CF का वो होता है हमारा n के इक्वल। तो n की वैल्यू आ चुकी है 57। अब n/2 निकालते हैं इसके बाद हम। 57 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 = 4, 2 8 = 16, 0.5। तो n/2 आ चुका है 28.5। इतना समझ में आ गया होगा अब तक आपको। 28.5 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है आपको CF वाले कॉलम में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
जो भी हमारे n/2 की वैल्यू आती है, यहाँ पर आइए 28.5, चेक करो 28.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 38। इसके लिए जो भी क्लास इंटरवल होता है वही हमारा मीडियन क्लास होता है, वही हमारा क्या होता है, मीडियन क्लास होता है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, अपर लिमिट पूछी गई थी मीडियन क्लास की। अपर लिमिट होती है ये वाली, ये होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हो गई 17.5, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 14। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट, ये काइट है, यहाँ पे कहीं मैंने के लिख दिया, एंड अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, पॉइंट को मैंने पी मान लिया। इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है हमें 85 मीटर, लिख दिया यहाँ पे 85 मीटर। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ये जो पी के है वो पी के नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये जो पी के है ये एंगल बना रहा है थीटा विद द ग्राउंड। ओके, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेन थीटा है वो इक्वल है 15/8 के। किसके इक्वल है, 15/8 के। इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 15 और बेस हो गया 8। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। एक्चुअली परपेंडिकुलर 15 नहीं हुआ है, 15 का कोई मल्टीपल होगा, 15 का कोई मल्टीपल होगा। सो लेट अस एज्यूम इट इज़ 15x एंड बेस हो जाएगा 8x। क्लियर इतना। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हमसे 15x की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा के थक चुका हूँ, 10 करोड़ बार समझा चुका हूँ मैं आपको। क्या कि 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको रटने ही हैं, जिनमें एक होता है 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। अगर ये 8x है, ये 15x है, तो ये कितना होना चाहिए 85 की वैल्यू। बिल्कुल सही कहा आपने, बोलो बोलो दोबारा बोलो, 17x। इसका मतलब 85 इक्वल होगा 17x के। तो 17x अगर 85 के इक्वल है, क्या यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 85 को डिवाइड कर दो 17 से, 17 5 से 85 होता है, x की वैल्यू 5 आ चुकी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट कितनी है, 15x। तो एक काम करते हैं, हम हाइट निकालना चाहते हैं जो कि 15x है, तो 15 और x जिसकी वैल्यू है 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 5 से कितना होता है 75। सो 75 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर गाइज। 75 मीटर, चेक करो 75 मीटर इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी गुड क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 15th। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक बैग है जिसमें 12 रेड बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं, लिख देते हैं 12 रेड हैं और 8 ब्लू हैं। अब मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक मार्बल निकाल लिया गया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लू कलर का मार्बल होगा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लू कलर का होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ ब्लू मार्बल्स हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स हैं 20। 12 और 8 को प्लस कर दो यार, 20 आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो 2/5 इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी पपलू क्वेश्चन। 15th का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा, पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमसे पूछा जा रहा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। पपलू क्वेश्चन। x + 2y + 5 = 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है -3x - 6y + 1 = 0। सबसे पहले यहाँ से a1/a2 निकालो। a1/a2 होता है x के कोफिशिएंट्स का रेशियो। 1/-3 हो जाएगा -1/3। फिर निकालो b1/b2। b1/b2 हो जाएगा 2/-6, जब डिवाइड करोगे ये फिर से -1/3 आ जाएगा। और c1/c2 आ जाएगा 5/11। कॉन्स्टेंट्स का 1 नहीं है, 1 है शायद ना, 5/1। हाँ, तो हमने एक चीज़ नोट करी। क्या नोट करी भाई, हमने नोट करा कि जो a1/a2 है वो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, पर ये इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के। ऐसा कब होता है,
ऐसा होता है जब पेयर ऑफ लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। जब पेयर ऑफ लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल लाइंस, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन हो गया आंसर। क्लियर हो गया? जिसको नहीं पता वो नोट कर लो फटाफट से, कंडीशन बता रहा हूँ मैं शॉर्ट में। अगर A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के, अगर A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के, तो उस केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो जाते हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तो हमें मिलता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया इतना? और नो सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब पहले दो रेशियोज इक्वल होते हैं लेकिन वो तीसरे रेशियो के इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा की वैल्यू p दे रखी है, b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा की वैल्यू q दे रखी है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर पूछ रहा है। ओके, देखते हैं। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हमको निकालना है। p की वैल्यू दे रखी है a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, इस पूरे का क्या करना है हमको? स्क्वायर, माइनस q स्क्वायर करना है। q कितना है? q है हमारा b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। इतना क्लियर हो गया? इसमें लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा, और फिर आगे क्या लिखना चाहिए? कोसेक थीटा। फिलहाल मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड करा है और ये नीचे लिख दिया है। इतना समझ में आ गया? आगे देखो, आगे है माइनस का साइन, और यहाँ पे फिर से लगा देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाते हैं तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव आती है, लेकिन बाहर माइनस का है, इसलिए मैं तीनों टर्म्स को नेगेटिव कर दूंगा। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब कुछ कट रहा है क्या? देखो, इससे ये कैंसिल हो गया। अब कुछ और कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। जिसको नहीं पता वो मेरी ट्रिगो वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाली है कि क्या आपको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये उसका टाइटल है वीडियो का, उसमें जाइए, उसमें आपको ट्रिगो के बिल्कुल बेसिक्स पता चल जाएंगे। उसमें मैंने बता रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर उसका उल्टा ही लिखा हुआ है, जो पॉजिटिव था यहाँ पे वहाँ पर इसका नेगेटिव कर दिया, तो ये हो जाएगा -1। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आंसर हो जाता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब चेक करिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहाँ पर है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है ऑप्शन नंबर बी आई गेस, बिल्कुल। तो 17th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर 2/7 है। नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर का चक्कर है, एक बार देख लेता हूँ। 53 संडेज बोला गया है, नॉन लीप ईयर बोला है ना, तब तो 1/7 है इसका आंसर। रट लेना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन हो तो 1/7, लीप ईयर का क्वेश्चन हो तो 2/7। अब देखो करना कैसे है। 53 संडेज होने चाहिए एक नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है उसमें डेज होंगे 365। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है उसमें डेज कितने होंगे? 365 डेज। सपोज़ हमको ये पता लगाना है कि उसके अंदर वीक्स कितने हैं, तो 365 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से, क्योंकि 7 डेज मिलकर एक वीक बनता है। 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 ज़ा 35, इसको माइनस कर दिया 1 आ गया, फिर 5 नीचे आ गया, 7 2 ज़ा 14, इसको माइनस कर दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब 365 डेज़ में 52 वीक्स तो पक्का होते ही होते हैं, साथ में एक ऑड डे होता है या 1 रिमेनिंग डे होता है, बच जाता है जो, ये वीक नहीं बनाएगा, ये डे बनाएगा।
जबकि 52 क्या है हमारे पास, वीक्स। इतना क्लियर हो गया। 52 वीक्स में 52 संडेज तो पक्का होंगे, क्योंकि हर हफ्ते में संडे आता ही आता है, संडे हो या मंडे, है ना। रोज़ खाओ, नहीं मैं नहीं खाता हूँ, ओके। तो 52 वीक्स में 52 संडेज होते ही होते हैं, 52 वीक्स में 52 संडे होते ही हैं। क्वेश्चन में पूछा गया 53 संडे के बारे में। इसका मतलब जो ये एक रिमेनिंग डे है, ये अगर संडे हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन ये वन रिमेनिंग डे तो कुछ भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने केसेस हैं हमारे पास, 7। इनमें से संडे कब कब आ रहा है, संडे सिर्फ आ रहा है एक बार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7, क्योंकि एक ही ऐसा दिन है जब संडे आ रहा है, और टोटल कितने डेज हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इज़ 1/7 इन अ नॉन लीप ईयर। सिमिलरली अगर ये लीप ईयर का क्वेश्चन होता तब हो जाता है इसका आंसर 2/7। आप ट्राई करिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन हो पाया था, लीप ईयर वाला। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। देखते हैं, सर्कल का क्वेश्चन है तो पहले सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लिखा हुआ है तो 2 टेंजेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेट अस मेक 2 टेंजेंट्स। पहला टेंजेंट मैंने ऐसे बना दिया, और दूसरा टेंजेंट मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, सही लग ही रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा है सही, रुको फिर अच्छे से बनाऊंगा आज मैं इसको। देखो बहुत दिन हो गए मैंने पेंट पे टेंजेंट नहीं बनाए। ये हुई ना बात, इसको खींच देते हैं थोड़ा सा नीचे, ये हो गई बात। ठीक है, ओके, इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले पोर्शन को। ओके, अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। बहुत हुई हमारी चित्रकारी। इफ़ अ कॉर्ड ए बी, पहले कॉर्ड ए बी बनानी पड़ेगी, कॉर्ड बना दो ए बी, ये हो गई कॉर्ड ए बी। सेंटर का यहाँ पर होगा। इफ़ अ कॉर्ड ए बी, सबटेंड का मतलब होता है बनाना, लिख लो फटाफट से नोटबुक में, सबटेंड का मतलब होता है बनाना। इफ़ अ कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी है वो बना रही है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर। इसका मतलब कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें सेंटर से तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ए और बी पहले इसका नाम दे देते हैं कॉर्ड का। देन द टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो भी 60 डिग्री होगा। हमसे पूछा जा रहा है ये भी 60 डिग्री होगा। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैं आपको बता के थक चुका हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये पक्का होगा 180 माइनस 60, तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। सो असर्शन इज़ फॉल्स, और असर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही केस में होता है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको दिखा भी देता हूँ ऑप्शंस, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कि असर्शन इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। बहुत टाइम खींच जाता है सेक्शन ए भी, ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ईजी है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, ईजी हो सकते हैं लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अगर बच्चे ने इनको कमांड कर लिया ना तो उनका आधा पेपर तो ऐसे ही हो गया। देखो भाई 38 क्वेश्चन होते हैं, हाफ कर दो 19, अप्रॉक्सीमेटली 20 कर दो, तो 20 क्वेश्चन करने का मतलब है तुम्हारा आधा पेपर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इज़ 5 एंड रीज़न दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप एक काम करो, जो ये अंडर रूट में 3x² + 6 = 9 दिया हुआ है, इसको क्या हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। देखो तो अंडर रूट में 3x² + 9 = 6 है, सॉरी है 3x² + 6 = 9 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 3x² + 6 = 81। तो 3x² की वैल्यू आ जाएगी 81 - 6,
ये हो जाएगा 75, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 75/3, ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी बोलो। अब आप बोलोगे ज़ोर ज़ोर से सर +-5 +-5, सो असर्शन इज़ रॉन्ग। लेकिन गलत जवाब बांगड़ू, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव रूट। तो x की भले ही दो वैल्यूज़ आई हैं, भले ही दो रूट्स आ चुके हैं +5 और -5, लेकिन असर्शन में क्लियरली बोल दिया गया है कि पॉजिटिव रूट है 5। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन तो सही है। अब हमें रीज़न चेक करना है। रीज़न में बोला गया है असर्शन सही है, ठीक है, लिख लो कहीं पे असर्शन इज़ ट्रू। इसको मैं हटा रहा हूँ, असर्शन इज़ ट्रू। असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन कोई पंगे नहीं ले रहा है हमसे। क्वेश्चन में बोला गया है एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + 7x + b = 0, और बोला गया है कि x = 2/3 और x = -3 इसके रूट्स हैं। तो a और b की वैल्यू होगी 3 एंड एक और होगी, वो मैंने लिखी नहीं है शायद, मेरे को लग रहा है, देख लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में, -6। ओके, 3 एंड -6 ये क्वेश्चन है, तो चेक कर लेते हैं। पुट x = 2/3। सबसे पहले x की वैल्यू क्या डाल दो, 2/3। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, 7 टाइम्स 2/3 प्लस b = 0, और नीचे 9 LCM आ गया, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 7 2 14, 14 और 3, 14 3 42, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे b को, 9b = 0, तो 4a प्लस 9b = 42 एक इक्वेशन आई है हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे ये भी बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर x की वैल्यू -3 होती है तो वो भी रूट है, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 डाल दो एक बार इसमें। a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b = 0, तो ये हो जाएगा 9a -21 प्लस b = 0, तो ये हो गया 9a प्लस b = 21। क्लियर? यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 21 - 9a। इस b की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो 4a प्लस 9 b की जगह 21 - 9a = 42, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 189 - 81a = 42। 4a - 81a ये आ जाएगा कितना, माइनस का 67a, 67 आएगा, नहीं 77 आएगा, सॉरी, माइनस का 77a, और ये हो जाएगा 42 - 89 189। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 77a विल बी इक्वल टू 189 - 42, तो माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 147। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 147/77। क्या 11 से कट रहा है? 11 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है। 7 11 से 77, 7 2 14, 7 1 से 7, तो a की वैल्यू आ चुकी है 21/11। a की वैल्यू आ चुकी है 21/11। a की वैल्यू 21/11 आ रही है। 7 2 14, 7 1 से 7। एक सेकंड, इक्वेशन चेक कर लेते हैं एक बार। इक्वेशन आई थी हमारी 4a प्लस 9b = 42। अरे अरे अरे, ये गलत हो गया ना, -42 होना चाहिए था। प्लस का 42 राइट में जाके -42 होगा इसमें, तो इधर भी -42 आएगा, इधर भी -42 आएगा, इधर भी -42 आएगा, तो ये नीचे वाला पार्ट गलत हो गया, इसको आप इरेज कर दो, इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 77a = 189 प्लस 42, 9 और 2 11, और 8 और 4 12 13, और ये 231 आ गया। तो a की वैल्यू हो गई है 231/77, 7 3 से 21, 7 3 से 21, 7 11 से 77, 11 3 से 33। a की वैल्यू आ चुकी है 3। अब इस a की वैल्यू को पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में, मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो b हो जाएगा 21 - 9 टाइम्स a है 3, 9 3 से 27 होता है, 21 और 27 को माइनस करा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -6 है। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया था। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -6, रीज़न तो करेक्ट आ चुका है, रीज़न तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब हमें ये चेक करना है क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सेम है, ना ही
नीचे रूट्स की बात करी गई है, लेकिन ऊपर जो है वो तो अलग ही मेथड से सॉल्व किया था हमने, कोई रिलेशन नहीं है मतलब असर्शन और रीजनिंग में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। इस सैम्पल पेपर के 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आगे की क्वेश्चंस करवा दूंगा। अगर कमेंट नहीं आता है कि सर आगे की क्वेश्चंस करवाओ, तब तो फिर मैं कुछ और ही नेक्स्ट वीडियो डाल लूँगा। तो जैसे आप लोगों की डिमांड होगी वैसे ही मेरे को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि मिलेगी आपको आने वाले कुछ टाइम में। तब तक प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, और हमेशा कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा एकदम आप अचीवर हो जाओगे, आपका जो गोल था वो आपको मिल जाएगा, आपका टारगेट तक आप पहुंच जाओगे। और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन और अच्छी चलती रही है, मेरी गुड विशेज़ हैं आपके साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।